नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की खास सीरीज़ रखवाले। 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण, जो हमारी देश की वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट पेश किया। ये अंतरिम बजट था। उसमें एक बड़ा मद रक्षा बजट को लेकर था। उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं निखिल। हेलो निखिल, कैसे हैं आप? हाय दर्पण, शुक्रिया। और जैसे आपने बताया, एक बड़ी मद, काफ़ी बड़ी मद है। इनफैक्ट जो सबसे बड़े एलोकेशंस जो सरकार देती है हर साल, उसमें हमेशा डिफेंस, मतलब जो पहले तीन हैं उनमें होता ही है। और इस बार भी जो हमारा यूनियन बजट है उसका 13.04% उन्होंने रक्षा के लिए ही जो अंतरिम बजट में बताया है। और इन नंबर्स आप देखेंगे, बहुत बड़ा नंबर है। 6,21,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन दिया है। और जो पिछले साल का जो बजट था उससे आप लगा लीजिए 4.5% का फ्लिप उन्होंने दिया है। तो अगर आप इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी आपको नज़र आती है। और फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। इससे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया ये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि 1 रुपये का 13 पैसा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो रक्षा बजट की ओर को जा रहा है। और ये स्प्लिट कैसे हुआ, अगर मैं इसके अंदर जाना चाहूँ? देखिए, तमाम जितने आपके किसी भी मिनिस्ट्री का जो बजट होगा, उसी तरह डिफेंस बजट भी जो आप देख रहे हैं उसमें जो नॉर्मल तरीके से ही स्प्लिट होते हैं। कुछ कैपिटल आपका बजट होता है जो आपके एक्विजिशंस में जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का भी एमओडी में ही बजट होता है, क्योंकि कोस्ट गार्ड भी रक्षा मंत्रालय के तहत ही आता है। तो आपका एक हेड हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर का। नए आपको टेक्निक, कोई नई तकनीक आपको लेनी है, कोई नया इक्विपमेंट आपको लेना है, कैपिटल बजट से आप लेंगे। और फिर रेवेन्यू जो आपका एक्सपेंडिचर होता है। और दो तीन तरह के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको देखने के लिए मिलेंगे डिफेंस बजट में, क्योंकि एमओडी का साइज़ बहुत बड़ा है। आप अगर एमओडी अगर कोई एक दूसरा डिपार्टमेंट होता और हमारे सैनिकों को हम एम्प्लॉई मानते, मतलब अभी एक सिर्फ एक समझ की आसानी के लिए, तो बहुत बड़ा एचआर है आपके पास, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो आपके पेरोल पे हैं। और आपको उनको सैलरीज पे करनी है, जी। आपको उनके फैमिलीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो डिफेंस फैमिलीज होती हैं वो आर्मी के कैंपसेस में रहती हैं। फिर आपके डिफेंस पेंशनर्स और जो डिफेंस सिविलियंस होते हैं, इनका भी बहुत बड़ा नंबर है। अभी हमारे पास 30 लाख प्लस पेंशनर्स हैं, तो उनको भी देना है। तो ये आपका पेंशन एक स्प्लिट हो गया। रेवेन्यू में डिफेंस दो तरह से बताते हैं अपना बजट। एक वो कहते हैं जो उनका वो वाला रेवेन्यू बजट है जिसको वो लोग अपने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट और सर्विसेज के मेंटेनेंस के लिए खर्च करेंगे, जो नॉन सैलरी रेवेन्यू बजट है। और दूसरा फिर उनका सैलरीज और इन सब के लिए जो पैसा जाता है वो उसको देते हैं। तो अगर हाँ आप उसका ब्रेक चाहते हैं, तो सबसे बड़ा बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है 27.6%, इस 6.25 लाख करोड़ में से 1,72,000 करोड़ उन्होंने कैपिटल एक्विजिशन के लिए ही रखे हैं। और आप देखेंगे कि 2023-24 से आप कंपेयर करेंगे तो 9.5% के आसपास ज़्यादा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि जो कैपिटल एक्विजिशन वो लास्ट ईयर कर रहे थे, वो उतना उसमें वो कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं, वो उसी पेस पे ख़रीद को बनाए रखना चाहते हैं। एक मार्जिनल इंक्रीज अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेंगे, तो उन्होंने उसमें थोड़ा पैसा देने की कोशिश की। एमओडी ने दर्पण एक प्रेस रिलीज जारी की, और हम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं वो उस प्रेस रिलीज के हवाले से ही, जो बजट के बाद में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने एक वीडियो बाइट भी दिया, उन्होंने उसको ट्वीट किया, और फिर एमओडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो ये कैपिटल एक्विजिशन के लिए जो फंड्स हैं, उनमें हम कुछ 24-25 जो ये फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, उसमें कुछ बिग टिकट एक्विजिशन करेंगे, और उससे आपका जो कैपिटल बजट है उसमें यूटिलाइज होगा। कुछ उन्होंने प्रोग्राम्स का नाम लिया है बहुत। अब क्योंकि डिफेंस बजट है तो वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में वो बताते नहीं है कि वो उस पैसे का क्या करने वाले होते हैं, वो बस हेड्स बता देते हैं। तो वो स्क्वायर एंड फेयर बात है। डिफेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट नहीं पब्लिक करना चाहती है। तो जैसे वो बात कर रहे हैं जो कैपिटल एक्विजिशन में, वो कह रहे हैं कि एयरफोर्स के लिए जो हमारे LCA तेजस जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, DRDO और HAL के इंजीनियर्स ने और साइंटिस्ट्स ने मिलकर बनाया है,
उनके लिए सरकार ऑर्डर्स दे चुकी है। ओके। और वो हम खरीद रहे हैं, मतलब सेना एज अ कस्टमर अब HAL से वो खरीद रही है, और HAL उसको मतलब एक तरह से प्रोवाइड करा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है वो, और वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है वो, टेक्नोलॉजी माफ़ कीजिए, एयरक्राफ्ट। तो उनके पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होगा 1। दूसरा, अभी दरपन हमारे पास में सबसे बड़ा फ्रंटलाइन फाइटर जो है इन नंबर्स, वो सुखोई 30 MKI है। लेकिन सुखोई 30 MKI जो हमारे पास अभी हैं वो पिछले साल तक के बनते रहे, लेकिन हम लेट 90s से उनको इंडक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी एज अभी 20-25 साल होती जा रही है। जो सबसे पहले आप जो एयरक्राफ्ट लाए होंगे उसकी उम्र अभी 25 क्रॉस कर गई है। तो इसीलिए कुछ उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, कुछ हार्डवेयर है, इंजन्स में कुछ चीज़ें हैं जो एयरफोर्स चाहती है कि जिनको अपग्रेड कर लिया जाए, और नॉर्मल मेंटेनेंस तो होता ही है। तो सुखोई फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन की बात MOD ने अपने प्रेस रिलीज में लिखी है कि वो करेंगे। दूसरा, MiG-29 सुखोई से पहले हमने लिए थे लेट 80s में। ये भी एक फ्रंटलाइन फाइटर ही है, आपका एयर सुपेरियोरिटी में काम आता है। और अभी जो चीन के साथ में आपका फेस ऑफ हुआ लद्दाख में, ये कम हवा में उड़ने में इसकी बड़ी महारत है, बड़ा ताकतवर फाइटर जेट है। तो इनके लिए नए इंजन्स गवर्नमेंट खरीदेगी, ऐसा उन्होंने आपके प्रेस रिलीज में कहा है। और अभी से कुछ महीने पहले आप याद करेंगे, वडोदरा में एक नया प्लांट लगाया है टाटा और एयरबस ने जी। और उसमें वो C295 एक स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, मीडियम साइज का, एयरफोर्स को जाएगा। वो भी अब क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, वो उसके इंडिया में भी एयरफ्रेम्स बनना शुरू हो चुके हैं, तो उनकी पेमेंट्स आपको करनी है और वो आपको एक एक करके उनकी डिलीवरी लेते जानी है, तो उसके लिए यूज़ होगा। नेवी के लिए भी उन्होंने नाम लेकर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम डेक बेस्ड फाइटर्स लेंगे। मतलब जो INS विक्रांत हमने जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, उसके लिए अभी हमें एयरक्राफ्ट लेने हैं, वो अभी नहीं आए। अभी हम एग्जिस्टिंग फ्लीट जो हमारी MiG-29 केस की है, हम उससे काम चला रहे हैं, लेकिन हम नए फाइटर जेट्स डेक बेस्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करके उस पर लैंड कर सकें, हम वो लेना चाहते हैं। फ्रांस से बात बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि दासॉ से रफाल M लिया जाएगा, जिसका जो एक सिस्टर मशीन रफाल है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एयरफोर्स में। तो वो एग्जैक्ट उसका ऑर्डर अभी प्लेस नहीं हुआ है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कुछ बातचीत अभी बची है, लेकिन अंदर की बात यही है कि रफाल M लिया जाएगा और उनकी पेमेंट्स के लिए भी इस पैसे को यूज़ किया जाएगा। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा पढ़ के, मतलब ये मेरा भी अपना सवाल है, गवर्नमेंट ने लिखा है कि वो सबमरीन्स इस्तेमाल खरीदना चाहते हैं, इस पैसे से खरीदेंगे, ऐसा संकल्प उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में दिया है। और जो रखवाले के रेगुलर व्यूअर्स होंगे वो इस बात को याद भी करेंगे, हमने कई बार ये कहा भी है कि इंडिया में सबमरीन आर्म में हम नया ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर पा रहे हैं। स्कॉर्पियन सबमरीन्स का ऑर्डर आया था 2000 जो पहला दशक था इस सदी का तब, और उसके बाद से हम उसका प्रोडक्शन चालू किया हमने मोदी सरकार के आने के कुछ टाइम पहले, और अब उसकी जो फाइनल डिलीवरी है, लास्ट सबमरीन भी अब गोदी से बाहर आ चुकी है। तो जो मुंबई में हम MDL में बनाते हैं, जो मजगांव डॉक लिमिटेड, लोग उनको ही ऑर्डर मिलते हैं, तब आपके शेयर्स ऊपर नीचे होते हैं MDL के। इसीलिए मुस्कुरा रहा था। प्लीज कंटिन्यू। तो मैं उसी MDL की बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो फ्रांस के साथ मिलके वहाँ स्कॉर्पियन सबमरीन्स बन रही हैं। तो अभी पिछले जब बैस्टिल डे परेड में प्राइम मिनिस्टर गए थे फ्रांस, उस टाइम पे बहुत बात चल रही थी कि शायद हम नई सबमरीन्स का तो जब डिज़ाइन बनेगा तब बनेगा, हम वो स्कॉर्पियन लाइन को चला के रखेंगे। उसमें हमने 6 सबमरीन्स बनाई हैं फ्रांस के साथ मिलके। हम वहाँ पे जब तक नया ऑर्डर नहीं आता है तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। 6th के बाद 7th 8th और 9th में भी सबमरीन वहाँ बनेगी और उसमें कुछ चेंजेस होंगे, और बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। डिज़ाइन आपके पास में है, जो नेवल ग्रुप है फ्रांस का, उसके साथ में आपकी बातचीत पहले से चल रही है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो। लेकिन ये सुनने को मिला कि नेवल ग्रुप पुराना जो प्राइसिंग थी या जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका है कि आपने हमसे बात की थी 6 सबमरीन्स के लिए, वी हैव डिलीवर्ड 6, अब आपको 7th 8th 70 भी जाना है तो आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ में कीजिए। और उसकी प्राइसिंग को लेके मतलब ऐसा बैठ नहीं रही है बात। और 75 आए जो नई सबमरीन्स नया डिज़ाइन की बात हो रही थी, वो तो दर्पण आप मतलब वो सागा है वो
निखिल, मैं आप कंटिन्यू करें क्योंकि मेरा एक फॉलो अप जी, जी, क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लीज। क्योंकि आप बहुत माइक्रो लेवल पे ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, कितना हम प्रोक्यूर कर रहे हैं, कहाँ पे हमने वो बनाई। तो जैसे सबमरीन के बारे में आपने कहा कि एक संकल्प लिया है या ऐसा अंदेशा दिखाया है, तो क्या इस माइक्रो लेवल पे भी वहाँ पे उस मद के सामने खर्चा लिखा रहता है? अगर लिखा रहता है तो किस तरीके आप से? अगर जा करके देखेंगे सर्विस, हर सर्विस जो है, 4 आपकी सर्विसेज हो गई, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और फिर डीआरडीओ की जो लैब्स हैं उनको भी एमओडी अपने बजट में देता है। तो आप अगर इंडिविजुअल हेड्स में जाके देखेंगे तो आपको सर्विस स्पेसिफिक भी मिलेगा कि एयरफोर्स को कितना मिला या नेवी को कितना मिला। उसके अंदर आप जाके देखना चाहते हैं कि इनकी पेंशन, इनकी सैलरी या इनका कैपिटल एक्विजिशन क्या है, और उसके भी अंदर जाके देखना है तो आप ये भी देख सकते हैं कि इंजन्स के लिए क्या जा रहा है। तो उसमें मतलब वो एक ब्रॉडर आउटलाइन है, वो ये नहीं बताएंगे कि एग्जैक्ट हम ये पार्ट खरीदेंगे, लेकिन वो आपको मेजर हेड बता देंगे कि मेंटेनेंस पे हम ये खर्च करना चाहते हैं, या कैपिटल शिप्स पे हम ये खर्च करना, मिसाइल्स पे हम ये खर्च। जैसे उन्होंने एयरफोर्स के जब वो कैपिटल एक्विजिशन की बात, उन्होंने कहा है कि मिसाइल सिस्टम्स, अब वो कौन से मिसाइल है, कितने दूर जाती है, वो नहीं बताएंगे, बट वो लिख देंगे उसमें। जैसे अभी जो एयरफोर्स की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें लास्ट है शायद, तो उसमें एयर चीफ ने बोल भी दिया था कि इस साल एक बिग टिकट एक्विजिशन है जिसमें क्या नाम थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि कुछ सप्लाई साइड ये। अब जो लोग फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि वो S-400 की बात कर रहे थे, क्योंकि रूस अभी जो उन्होंने सिस्टम्स बनाए हैं उनका वो खुद यूज़ करना चाहते हैं, या वो अभी सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आपकी यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही। तो एयरफोर्स का वो पैसा बच गया जी। जो उन्होंने उसके लिए एलोकेट किया था, या वो किस्तें हमको भरनी नहीं पड़ी क्योंकि पेमेंट कैसे करेंगे, रुपए में होगा, रूबल में होगा, डॉलर में होगा, उसको लेके कुछ चीज़ थी। तो इंडिविजुअल हेड्स में आप जाके देख सकते हो। तो जैसे उन्होंने बोला सबमरीन्स, ये एमओडी के बयान से आप जाकर के बजट में देखेंगे, आपको स्पेसिफिक भी मिल जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जैसे 75 आया, अभी आया नहीं है, आएगा तो उसका आपको दिख जाएगा कि इतना पैसा हम देंगे। और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मेजर हेड्स देख तो सकते हैं। क्योंकि ये टैक्स पेयर फंडेड है ना, मतलब आर्मी हमारी एक सिविलियन उसमें है, तो जो बुक्स हैं वो भी दिखाते हैं। अब ये जरूर होगा कि अब जैसे कुछ आपके स्ट्रेटेजिक महत्व के प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे INS अरिहंत है जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स है, उसकी पिक्चर भी आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे तो हाँ, एक मिलती है बड़ी ब्लर, वो भी मतलब पर्पसफुली गवर्नमेंट ने लीक की होगी कि वो थोड़ा दुश्मन भी देखे कि हमारे पास क्या है। तो वो कब किसने डिजाइन किया, उसमें क्या पैसा लगा, एक बहुत हो सकता है कोई एक आपको अप्रोक्सीमेशन मिल जाए, लेकिन वो किस कॉलम में कितना क्या लिखा हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए असली एग्जैक्ट डिफेंस बजट अभी इंडिया का क्या है, या चाइना, पाकिस्तान और फॉर दैट मैटर किसी भी देश का नहीं पता कर सकते आप। ये वो है जो गवर्नमेंट ने खुले खुले हमको बता दिया कि हम ये 6.25 लाख करोड़ खर्च करेंगे। ठीक है, अभी जैसे आप सबमरीन से आगे जाएंगे, अभी आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेज करना चाहूँगा लेमन में, और आप मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर। तो जैसे नॉर्मल बजट होता है अगर आम आदमी की भाषा में क्षमा कीजिएगा, उसमें एक चीज़ होती है आय और एक चीज़ होती है व्यय, लेकिन इंट्यूटिवली समझ में आता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी जो आप कहते हो, उसमें आय का ऐसा कोई मद नहीं होता होगा, या कुछ होती है छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती होंगी, इनके कुछ संस्थान होते हैं, कैसा चल रहा है? देखिए डिफेंस हम जो एक मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, जब हम कहते हैं कि हमने एमओडी को कुछ बजट दिया है, तो सरकार मान के नहीं चलती कि यहाँ से कोई रिकवरी है, क्योंकि इस पैसे से आप सिक्योरिटी तो खरीद ही रहे हो जी। या जो विदेशी कोई आक्रांता है जो आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट बन सकता है, उससे सेफ्टी आप इस पैसे से आपको मिल ही रही है, इंटेंजिबल एक उसका लेकिन हमारी डीपीएसयूज हैं जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उसमें से वो बहुत सारा सामान ऐसा बनाती है जो हमारी फोर्सेस ले लेती हैं, और बहुत सारा हम अब हार्डवेयर इंक्रीजिंगली हम एक्सपोर्ट करने लगे। जैसे ब्रोमोस एक्सपोर्ट हो रही है, तेजस को एक्सपोर्ट करने की कोशिश चल रही है, हमने बीच में जो ALH ध्रुव एक हेलीकॉप्टर बनाया उसको एक्सपोर्ट करना ट्राई किया, मिसाइल्स हम अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रोमोस का डील हुआ है, जो पिनाका रॉकेट्स हैं आपके जो भारत डायनामिक्स में बनते हैं, अगेन जो लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं उनका जो ये नागर्नो कराबाख वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद आपको ईस्ट यूरोप से ऑर्डर्स मिले। तो विद टाइम जैसे जैसे इंडियन डिफेंस का नाम आगे बढ़ रहा है,
हमारी कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, हमारे सिस्टम्स भी अब धीरे धीरे दुनिया एतबार, क्योंकि पहले इंडिया को एक्सपोर्टर मानते नहीं थे या उतना अच्छा टेक्नोलॉजी माना नहीं जाता था, लेकिन अब जैसे कुछ लोगों ने ट्राई किया, जैसे अभी साउथ ईस्ट एशिया में आपकी मिसाइल्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, उनको देख के और लोग लेंगे। आपके ईस्ट यूरोप में आपके रॉकेट्स गए हैं, उनको देख के और लोग लेंगे। तो उससे इन फ्यूचर आपकी आय होगी। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो कल्चर है ऑफ डीपीएसयूज और डीआरडीओ ये सरवाइव करे, बट वो चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आकर के, जैसे अभी टाटा एयरबस वाला हुआ, गवर्नमेंट का अभी जो थ्रस्ट है वो उस तरफ है कि एक प्राइवेट एंटिटी इंडियन है, एक प्राइवेट एंटिटी बाहर की है, उसमें पूरा नियंत्रण सरकार का है। एक मिलिट्री कैपेबिलिटी का आप एयरक्राफ्ट बनाएंगे तो किसी को भी नहीं बेच पाएंगे, उसमें बिल्कुल सरकार ध्यान रखती है। अभी हमने गन्स एक्सपोर्ट किए मिडिल ईस्ट में, तो जैसे उस कल्याणी ने बताया नहीं कौन सा देश है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर कल्याणी एक्सपोर्ट कर रहा है गन्स फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया में डिजाइंड है और इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं, वो विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो उन्होंने एक प्राइवेट पार्टी को अलाउ कर दिया कि ठीक है आप उससे, क्योंकि वो कंपनी कमाएगी और वो टैक्स से भी आवक होगी। अभी वो नंबर बड़ा मिनिस्क्यूल है जी। लेकिन डिफेंस का जो डिलीवरी है जो हमको मिल रहा है वो सिक्योरिटी है। हम आगे बढ़ें उससे पहले हमने अभी कहा था अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं, बहुत चुटीले अंदाज में कहा था लल्लन टॉप या हम में से कोई भी इस बात सलाह नहीं दे रहे हैं। सलाह नहीं दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगर बजट से मैं अभी रिलेट कर रहा हूँ तो जैसे मतलब आपने कैपिटल की बात की, आपने एक्सपेंडिचर की बात कही और आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कही, आपने बताया भी और थोड़ा बहुत मेरे समझ में भी आया इस बात को लेके कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रक्षा बजट का होता है, क्या ये उसी तरीके का होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरह आम बजट का होता है, कि कैपिटल यानी कि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो जिसमें से रिटर्न की, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो जो लंबे समय तक होगा? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अर्थ जैसा आपने बीच में बताया भी था कि कोई चीज़ सुधार कर रहे हैं या सैलरी पे कर रहे हैं या पेंशन पे कर रहे हैं। हाँ, जैसे पेंशन्स का तो वो एक अलग कॉलम देते हैं। अच्छा। वो रेवेन्यू में सैलरीज रखते हैं, और रेवेन्यू में जैसे फौज को एक गन आपके पास अगर पहले से है तो उसमें कुछ तेल चाहिए, डीजल चाहिए उसको चलाने के लिए, आपको लुब्रिकेंट्स चाहिए, और बहुत तरह के लुब्रिकेंट्स आते हैं, सिर्फ इंजन ऑयल नहीं। आपकी वर्कशॉप्स को मेंटेन करना है, एम्यूनिशन जो गन है उसके लिए गोला बारूद जो आएगा वो भी रेवेन्यू में ही है। तो वो एक तरह का कैपिटल एक्विजिशन है विच इज फाइल्ड अंडर रेवेन्यू, जो आपको ब्रेड एंड बटर परचेज होती है आर्मी की। जो फौज का जो एमओडी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट होता है वो पूरा जाता है किसी नई टेक्नोलॉजी या नए सिस्टम को खरीदने में। और अगर उनको इंफ्रा बनाना होगा तो फिर वो उनके लिए कुछ वो कैपिटल से दे देंगे, और फिर जैसे आप अगर देखेंगे तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो अलग से एलोकेशन देते हैं। इसमें 6,500 करोड़ का है बॉर्डर इंफ्रा में। तो आप बॉर्डर इंफ्रा में आप अंदर जाके देखेंगे तो आपको लद्दाख में एक न्योमा में पहले एक स्ट्रिप थी, वो एयरबेस बना रहे हैं, एयरफील्ड उसको बना रहे हैं। मतलब वो धीरे धीरे करके वो एक पूरा फुल फ्लेज्ड एयरफोर्स स्टेशन बन जाएगा। आपके हिमाचल में शिंकुला टनल बन रही है, वो बीआरओ वाले उसको देख रहे हैं, उसमें सिविलियन गाड़ी भी जाएगी लेकिन उसका डिफेंस पोटेंशियल है। आप नेचीपू टनल बना रहे हैं अरुणाचल में, तो वो उसको सिविलियंस भी यूज करेंगे, टूरिस्ट भी यूज करेंगे, लेकिन वो जो इंटेंशन है वो हम ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह उसको देखते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अलग से उनको फंड्स दिए हुए हैं। एक आवक वाला जो सवाल आप पूछ रहे थे, उसका एक जवाब ये हो सकता है जो सरकार ने अपने बयान में कहा भी है, नेवी का, हाँ आवक मैं बता रहा हूँ, इनकम कहाँ से होती है जी। नेवी एक ऐसी सर्विस है जो साइज में सबसे छोटी है लेकिन सबसे महंगा हार्डवेयर उसको लगता है। जैसे आर्मी के लिए एक गन या एक टैंक या एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की कीमत कुछ सस्ता नहीं होता है, उससे महंगा एक फाइटर जेट आएगा एयरफोर्स का, लेकिन एक शिप बहुत ही महंगा होता है। तो इसीलिए, और क्योंकि हम हिस्ट्री ये रही कि हमारे पास बहुत आज डॉलर्स हैं इंडिया के पास, महंगा यानी कि हाई टिकट जो आप बोलते हैं, बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, मतलब प्रोहिबिटिवली महंगा होता है। तो इसीलिए, और पहले इंडिया के पास में इतने डॉलर्स नहीं होते थे टू स्पेंड, आज है। तो उसकी एक ट्रेनिंग हो गई कि इंडिया नेवी ने बहुत शुरू से मेंटली प्रिपेयर्ड वो रहे उस चीज़ के लिए। और क्रेडिट टू डीआरडीओ और जो हमारे शिप यार्ड्स हैं, सीएसएल है कोचिन में, एमडीएल मुंबई में है, और गार्डन रीस है कोलकाता में, और बाकी जो जहाँ डिफेंस के लिए वेसल्स आपके बनते हैं, एलएनटी है एक कंपनी वेसल्स बनाती है नेवी के लिए। तो इनको अभी यहाँ पे हमारे 1.5 लाख करोड़ के नेवल शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं अलग अलग, उसमें कैपिटल शिप्स हैं
सरफेस वेसल्स हैं, ये सबमरीन्स की बात नहीं है। ये इतनी इनकम जनरेट करते हैं हमारी इकोनॉमी में कि सरकार का प्रोजेक्शन ये है कि एक साल में यही पैसा 2.25 लाख करोड़ बन के सर्कुलेट होगा मार्केट से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2.25 लाख करोड़ की आवक हो जाएगी, पर हमको ये 1.5 लाख करोड़ खर्च करने में हम 2.25 लाख करोड़ इकोनॉमी से घुमाएंगे, और उसमें बहुत बड़ा चंक इंडियन वेंडर्स को जाएगा, क्योंकि वेल्डर्स इंडिया के हैं, स्टील बहुत सारा इंडिया से प्रोक्योर हो रहा है, वेस्ट से प्राइम मूवर्स आते हैं, इंजन्स और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि आधा तो लगभग हर प्रोजेक्ट इंडियन होता है अपने ओरिजिन में, बाकी वो कुछ निम्बल टेक्नोलॉजी हो सकता है बाहर से लाए। तो डिफेंस बजट में जो सरकार आपको ऐसा लग सकता है कि खर्च ही हो रहा है, इससे आवक क्या हो रही है, तो आपकी इंडस्ट्रीज कमा रही हैं जी। आपकी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स उसमें कमा रहे हैं, जैसे L&T इज अ प्राइवेट एंटिटी, वो नेवी का काम कर रही है, वो शिप दे रही है, लेकिन L&T जो बिजनेस करती है उससे सरकार को टैक्स मिलता है और उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है। आपने BRO की बात कही। देखिए निखिल, जिस तरीके से डिफेंस को आप फॉलो करते हैं, मैं उस तरीके से फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन BRO फिर भी मुझे याद रह जाता है क्योंकि उनके रोड साइंस की वजह से। और BRO की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि एक छोटा सा सवाल है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं कि जो वो रोड बनाते हैं, क्या वहाँ से भी उस रोड के टैक्स लेके क्या वो भी एक आय का स्रोत हो सकता है, या आपको लगता है क्या? BRO के जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। राजस्थान जो लोग घूमने जाते हैं, अगर आप राजस्थान में जो वो कनाल है इंदिरा गांधी नहर, उसके साथ साथ में मोहनगढ़ होते हुए जो रोड है वो BRO का रोड है और बढ़िया रोड है, और वहाँ से चलने का लालच एक होता है कि उसमें टोल कभी नहीं आता है। BRO क्योंकि डिफेंस पोटेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जनरली दे डोंट टोल देयर प्रोजेक्ट्स। हम लोग गैंगटॉक गए थे, मुझे याद है। तो हाँ, तो जैसे अटल टनल है, आपके रोहतांग दर्रे के नीचे से जाती है ना, जो जिस वजह से बड़ी भीड़ हो गई है अब हिमाचल में। दर्पण जो BRO प्रोजेक्ट्स बनाता है वो डिफेंस पोटेंशियल के होते हैं, वो उसका सिविलियन यूज़ इसीलिए भी होता है क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि आप पूरे टाइम ही मतलब वहाँ कोई लड़ाई होगी या पूरे टाइम ही कोई रक्षा ज़रूरत होगी, और वो टैक्स पेयर का पैसा है, इसलिए सिविलियन यूज़ भी अलाउ किया जाता है। लेकिन क्योंकि उसको BRO एक डेडिकेटेड फंड के थ्रू बनाता है, तो जनरली मेरे एक्सपीरियंस में टोल नहीं करते, और वो उससे किसी रिकवरी की आकांक्षा भी नहीं होती है। जैसे रोहतांग टनल है, जो रोहतांग दर्रे के नीचे से जाती है, उसमें अटल टनल नाम है उसका, तो वहाँ भी वो टनल के लिए टोल चार्ज नहीं कर रहे हैं। जो पैसा लिया जा रहा है, बट वो गवर्नमेंट ने ग्रीन टैक्स लेवी किया है कि टूरिस्ट्स का नंबर थोड़ा सा रेगुलेट हो, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत बढ़ रही है। और फॉर दैट मैटर आप राजस्थान जाएंगे तो जो इंदिरा गांधी नहर के साथ साथ में प्रोजेक्ट चेतक है शायद BRO का ही, जो उन्होंने उस नहर के साथ में रोड बनाई है, और वो क्योंकि वो आपके वेस्टर्न फ्लैंक को कनेक्टिविटी देने के लिए, उस पर भी टोल्स नहीं है। तो सरकार के दिमाग में जैसे एक्सप्रेस वेज बनाते हुए वो एक मान के चलते हैं कि हम इस पैसे को और सम पार्ट ऑफ दिस मनी विल रिकवर, तो वो BRO के जो बॉर्डर इंफ्रा में वो इस आग्रह के साथ नहीं बनाते हैं, वो खर्च करते हैं क्योंकि आपको सिक्योरिटी मिल रही है। बिल्कुल। मैं निखिल आपसे और अपने दर्शकों से क्षमा चाहूँगा कि जब आप इसका रेशा उधेड़ रहे तो सबमरीन में बड़ा इंट्रिगिंग सवाल था, और वहाँ से वो पंचतंत्र की कहानियों के नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही बात आप फर्दर उसको सबमरीन के आगे मैं बस उस बयान से थोड़ा सा बेम्यूज हुआ था कि उन्होंने कहा सबमरीन्स लेंगे, तो भाई आपका कोई अंडरवे प्रोग्राम है नहीं, जो चल रहा था उस पर आपकी डील आगे बढ़ नहीं रही है। 75 आया जो आपने कहा था कि नया बनाएंगे, उसमें भी आप OEM के साथ में एग्री नहीं कर पा रहे हैं। 5-6 वेंडर्स हैं दुनिया में जो AIP सबमरीन्स बनाते हैं, पर हमारा जिस तरह से हम टर्म्स चाहते हैं वो उनको नहीं समझ में आ रही, जो वो कह रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो उस वजह से बात फंसी है, इसलिए नई सबमरीन्स नहीं आ रही हैं। कोस्ट गार्ड जो ये मेरा सवाल भी था, क्योंकि आपने बीच में कोस्ट गार्ड भी MOD में ही MOD में आते हैं, तो मैंने वही कि अगर MOD में आते हैं तो इनके लिए क्या मद है, कैसा अतीत में होता है और अभी की क्या इन्फो। 7,600 करोड़ उन्होंने कोस्ट गार्ड को अलॉट किया है। कोस्ट गार्ड से हमारी एक्सपेक्टेशन मतलब रहती है देश की कि जो हमारे लिटोरल वाटर्स हैं, हमारे कोस्ट के पास के कोस्ट गार्ड वो उसको सुरक्षित करें, उसको लगातार पेट्रोल करते रहें, और जब कोई मरीन इमरजेंसी होती है, कोई शिप डूबने लगा या हमारे मछुआरे जाते हैं, उसमें बहुत छोटी नावें होती हैं क्योंकि बहुत गरीब मछुआरे भी हैं, वो जब किसी इमरजेंसी में फंसते हैं तो उसमें इतना इक्विपमेंट सिविल गवर्नमेंट के पास नहीं होता कि वहाँ
समंदर में जाके एक रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके लिए जहाज लगेंगे, शिप्स लगेंगे, स्पेसिफिक आपको लोकेशन की जानकारी चाहिए होगी, रियल टाइम ट्रैकिंग चाहिए होगी, ये सब के लिए ये सारा काम सर्च एंड रेस्क्यू का कोस्ट गार्ड भी करता है। और उसको 7,600 करोड़ का बजट है। इसमें अच्छी बात ये है कि इसका आधा 50% ऑलमोस्ट ऑफ दिस बजट इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कोस्ट गार्ड को आने वाले समय में जो उनके अभी भी जो अंडरवे प्रोजेक्ट्स हैं, शिप्स के ही हैं ज़्यादातर, और कुछ एयरक्राफ्ट भी कोस्ट गार्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडक्ट करता रहता है, उसके लिए 50% उनका बजट है। बहुत हेल्दी हम इसको कहेंगे, जो टीथ टू टेल अगर आप बजट का निकालेंगे तो कोस्ट गार्ड का बड़ा हेल्दी है। इसके बाद लैब्स पे आते हैं। जो DRDO है, जो रिसर्च करती रहती है लगातार, उनको ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ उन्होंने दिया है। नाउ DRDO एक नाम लगता है हमें, लेकिन दर्पण सैकड़ों लैब्स हैं और वो अलग अलग रिसर्च R&D डिपार्टमेंट कहा जा सकता है पूरे वो, हाँ, वो एक बड़ा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी लैब्स हैं। कोई मेटल पे काम कर रहा है, तो कोई हाई एनर्जी मटेरियल्स पे काम कर रहा है, तो कोई बैलिस्टिक्स में काम कर रहा है। आडा एक लैब है, वो भी DRDO की है, जहाँ पे आपके ये तेजस और बाकी आपके एयरक्राफ्ट्स का काम चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इनको रिसर्च के लिए फंड्स मिलते रहते हैं। इसके बाद एक चीज़ जो हमने पिछले साल जब बजट वाला रखवाले किया था, उसमें भी कहा था, डिफेंस पेंशन्स। दर्पण डिफेंस पेंशन में हमको 22.72% देना पड़ रहा है, और ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है। 32 लाख जो आपके डिफेंस पेंशनर्स हैं, और उसमें कुछ डिफेंस सिविलियंस पूरे डिफेंस बजट का कितना प्रतिशत देना पड़ रहा है? 22.72, यानी कि हर 100 रुपए में से हर 100 रुपया ऑलमोस्ट 23 रुपए आपके पेंशन में जा रहे हैं। पेंशन में जा रहे हैं। तो अब जैसे ये एक ऑब्लिगेशन है, उस व्यक्ति ने अपना जीवन देश के लिए दिया है, जी बिल्कुल, जवानी, तो वो आपको उनको देना तो है। बस वो फाइनेंस की भाषा में देखेंगे या बुक्स की भाषा में आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वहाँ हो जाता है, क्योंकि अभी ये लोग एक्टिव ड्यूटी में नहीं हैं, और इसलिए एक बहुत बड़ा पाए आपका जा रहा है, जहाँ से मतलब आप अभी उनको कोई काम असाइन नहीं कर पा रहे हो। बट सरकार ध्यान रखती है डिफेंस पेंशनर्स का, और वो हर साल की तरह बजट उसका बढ़ा ही रहे हैं। इस बार भी 1,41,000 करोड़ है। अब बहुत सारे देश हैं हमारी विसिनिटी में जिनका ये डिफेंस बजट भी नहीं होता है जितना हम पेंशन्स देते हैं जी। और इसीलिए धीरे धीरे सरकार की कोशिश है कि जो हम HR हैवी हैं, अभी नंबर्स में लोग हैं, उनकी जगह पे टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए या नई टैक्टिक्स का सहारा लिया जाए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत सारे देश हैं जिनकी बात ये कह रहे हैं। हमने ऑफ द कैमरा भी बात की थी, और ये जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, ये कोई छोटे देश नहीं हैं। ये इनकी वन ऑफ द टॉप 10 आर्मी होगी किसी भी तो ये है, ये एक रियलिटी है हमारी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है पेंशनर्स की। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके नर्वस बहुत है, लेकिन अब ऐसी चीज़ है कि ना वो खाई ना जाए ना वो उगली जाए, क्योंकि आप नहीं कैसे बोलेंगे आप कि मैं एक, जैसे कोई अगर 30 साल सर्विस उन्होंने की है आर्मी में और नेवी या एयरफोर्स में और कोस्ट गार्ड में, आप उनको क्या बोलोगे कि आपकी मैं कल से पेंशन नहीं, इम्पॉसिबल है। तो जो लोगों को आपने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था उनको तो पेंशन देना ही है। और सरकार ने एक्समेन वेलफेयर स्कीम भी होती है जो आपके पेंशनर्स के लिए ही है। अगेन आखिरी एक हेड है दर्पण एक्स सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम, और इसमें ऑलमोस्ट सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। मतलब जो टोटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने इस बार पैसा निकाला है उससे भी ज़्यादा। तो ये एक आपको बताता है कि स्केप्टिक्स अपने अपने तरह से बात रखते रहते हैं, बट सरकार अभी एज ऑफ नाउ जो आपके पेंशनर्स है उनको लेके अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हट रही। वो पेंशन के लिए भी पैसा दे रही है, बाकी वेलफेयर के लिए भी उन्होंने बॉर्डर इंफ्रा से ज़्यादा पैसा उसमें निकाल के रखा है। तो हमारे हिसाब से अभी मोटा मोटी ये इंटरिम में हम जो एक्सपेक्ट कर सकते थे उन लाइंस पे है। केपेक्स में बिल्कुल मानता हूँ कि थोड़ा सा और ऊपर जा सकता था, क्योंकि ये है कि सरकार, आप पिछले साल का बजट अगर आप देखेंगे तो सरकार का जो टोटल यूनियन बजट का केपेक्स था वो पूरा खर्च हम कर नहीं पाए। तो इसका मतलब आपके पास में इंटेंशन तो थी पैसा खर्च करने की, लेकिन वो पैसा फॉर सम रीज़न बचा। तो वो डिफेंस जैसी मदों में दिया जा सकता था जहाँ पे, और हेल्थ में भी दिया जा सकता था, एजुकेशन में भी दिया जा सकता था, तो थोड़े और बेहतर हो सकते थे। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये दिस इज ओके सही बजट है ये, इसमें कोई ऐसी अभी
आपत्ति वाली कोई बात मुझे तो नज़र नहीं आई। मेरा अंतिम सवाल यही था कि मतलब जो मैं आपसे ओपिनियन लेना चाह रहा था निखिल, कि ये कैसा बजट है, पिछले साल की तुलना में कैसा है, एक अंतरिम बजट की तरह देखा जाए रक्षा बजट तो कैसा, लेकिन आपने खुद ही वो ओपिनियन। पिछले साल ना बहुत बड़ा फ्लिप था दर्पण। क्या हुआ था, उसके पहले कोविड आया था। हाँ, कोविड का सेकेंड वेव था और फिर लड़ाई हो गई, यूक्रेन वॉर। तो उस वजह से सरकार बड़ी स्ट्रेस में थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो कोविड से बाहर आ रहे थे, तब उन्होंने कोविड में उनको बाकी चीज़ में खर्च करना था, तो उन्होंने डिफेंस को भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कट किया। और केपेक्स भी आपका थोड़ा सा नीचे आया था। उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल में रखने का पहली कोशिश बार की। प्रयास किया था, क्योंकि ये सरकार की कोशिश रही है शुरू से ही, पिछले 10 साल के कार्यकाल से, कि 3.5-4% तक फिस्कल डेफिसिट रखा जाए, जो कि कोविड के दौरान बढ़ गया था। ऑलमोस्ट 9 चला गया था। 8-9 चला गया था, बिल्कुल। उसके बाद जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोविड बंद हुआ और मतलब कोविड की केसेस आना कम हुए और यूक्रेन वॉर वगैरह हुई, इन्फ्लेशन बढ़े यूएस में, तो खर्चे में कटौती की गई और जो फिस्कल डेफिसिट है, जो आय और व्यय के बीच में जो अंतर है, उसको कम करने की कोशिश की गई। उसी वजह से सभी प्रकार के बजट में इफेक्ट पड़ा। और तो ये ना, अब 22-23 को आप कंपेयर करते तो आप कहते हैं कि यार 23 में तो बहुत पैसा दिया, क्योंकि 22 में दे नहीं पाए थे। तो इसलिए 22 से 23 वाला जो आपका FY है, उसके अंदर जो जंप था वो बहुत बड़ा था। वो 23 से 24 में मतलब थोड़ा सा वो मॉडरेट हो गया। ये है। अब बस बाकी उन्होंने कंटिन्यूटी रखने की कोशिश तो की है। कोई क्लोजिंग रिमार्क कुछ भी बताना चाहेंगे जो मैं पूछना भूल गया हूं, या फिर आप कमेंट करना चाहेंगे? हम बस एक वादे के साथ छोड़ के जाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। हम समझ रहे हैं कि डिफेंस बजट भी और बजट के जो बाकी हेड्स हैं उनको भी हम अभी समझ रहे हैं। एक काफ़ी विस्तृत डॉक्यूमेंट होता है। जैसे जैसे हमारी समझ में इजाफा होता है, हम और प्रेजेंटेशंस, वीडियो प्रेजेंटेशंस, टेक्स्ट कॉपीज़, रिपोर्ट्स लेकर के अपने व्यूअर्स के सामने आएंगे। और तब आपको अभी जो अनुभव हुआ है, अभी यहाँ जो जानकारी मिली है, उससे बेहतर देने की हमारी कोशिश होगी। तो जैसा निखिल ने कहा, पहले हम खुद समझेंगे और जैसे हमारी समझ और बेहतर होती रहेगी, हम अपने दर्शकों को भी वो समझ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।